जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग की लड़ाई लड़ने वाले पेंशन समाज के बड़े नेता सचिव का अचानक निधन और 10 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री जी को कि 8वें वेतन आयोग में तेजी लाई जाए। यानी जीवन कितना अनप्रिडिक्टेबल है और 8वें वेतन की प्रक्रिया आखिर क्यों धीरी है। आखिर 7वां वेतन कब, 6वां वेतन आयोग कब कैसे लागू हुआ था, क्या अभी समय है। और दूसरी बात करूंगा एक्स-सर्विसमैन और पुलिस का झगड़ा। एक्स-सर्विसमैन चाहते हैं अपना न्याय और किस तरीके से आप देख सकते हो बीच सड़क पर झगड़ा होता नजर आएगा आपको। और एक्स-सर्विसमैन के लिए स्टैंप ड्यूटी माफ, यदि आप जमीन मकान या प्लॉट खरीदते हो तो इसका भी एक लेटर है, वो किसके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक शोक संदेश, यानी भारत पेंशन समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी जी का निधन हो गया है। और उन्होंने कहा, ये लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के पूरे मामले उठा रहे थे। और आपने देखा होगा उनका मैं तस्वीर देख रहा हूं और एक शोक संदेश आया और लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। जैसे कि आपके सामने चिट्ठी रखूंगा कि भारत पेंशन समाज ने वित्त मंत्री को 8वें केंद्रीय आयोग के गठन में तेजी लाने का आग्रह किया। ये 1 जून को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री साहिबा को और उनके सचिवों को। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति विचारणीय विषयों में तेजी लाने तत्काल अनुरोध। उन्होंने कहा जो हमारी मांगे उनको स्पष्ट कर दीजिए और साथ ही कहा था कि केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दीजिए। लगातार इन मांगों को लेकर लड़ रहे थे लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। शिव गोपाल मिश्रा साहब ने, जो कि जेसीएम के महासचिव में, ट्वीट करके बताया कि भारतीय पेंशन समाज के महासचिव श्री एस.सी. महेश्वरी जी की स्मृति में कल आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्हें याद करते हुए मन अत्यंत भावुक है। उनको रूप में मैंने एक अपना मजबूत सहयोगी को खोया है जो कि हर समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनकी दूरदृष्टि, निस्वार्थ समर्पण, पेंशनर समाज के लिए निरंतर संघर्ष करने वाली भावना हम सभी को गहराई से प्रेरित किया है। आप देख सकते हो ये उनका संदेश है, यानी एक योद्धा जो हमारे लिए लड़ रहे थे। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अभी पिछले महीने की बात है, कि माननीय वित्त मंत्री महोदया, हम भारत पेंशन समाज की ओर से देश भर के पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े महासंघों में से एक हैं। आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी लेकिन उसके बाद आपने पूरी तरीके से इसमें चुप्पी साध रखी है। यानी कहा है कि विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यानी किस तरह भ्रम की स्थिति फैला रखी है, आप इसका निराकरण कीजिए और इसके लिए आपको संदर्भ शर्तों को शीघ्र अंतिम रूप देना, 8वें सीपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करें और आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। स्पष्ट और समय पर संचार से न केवल अफवाहें दूर होंगी, हितधारकों को आश्वस्त किया जाएगा। और उन्होंने कहा है, आपका एस.सी. महेश्वरी, महासचिव भारतीय पेंशनर समाज। किसने देखा था कि जो 8वें वेतन आयोग की जंग लड़ रहे हैं और उसकी बात तो मानी नहीं गई लेकिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया, जैसा कि मैं आपके सामने ये न्यूज रख रहा हूं। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हो सकता है कि सरकार के मन में कुछ और है। क्यों कहा है कि 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था, यानी वो 1 जनवरी 2006 से लागू था लेकिन गठन उन्होंने कब किया था? अक्टूबर 2006 में। मार्च 2008 में इसकी रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा अगस्त 2008 में अनुमोदित किया गया और प्रभावी 1 जनवरी 2006 से था। तो ये एक खेल है, यानी 6वें वेतन आयोग में भी इस तरह देरी हुई थी लेकिन 7वें वेतन आयोग में नहीं हुई थी। 7वां वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था लेकिन 2014 में घोषणा हुई। इसके लिए कैबिनेट सचिव, जो आज कैबिनेट सचिव, उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट था, चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया था। जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के लिए 2 साल पहले या कभी इसकी घोषणा की जाए, इसके ऊपर उन्होंने बताया था। तो 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट और जून 2016 में
अनुमोदित 1 जनवरी 2016 से व्यापक रूप से कार्यान्वयन हो गया था। इससे मुताबिक अगर 8वें वेतन आयोग का गठन अगस्त सितंबर 2025 तक भी हो जाता है तो रिपोर्ट आने में कम से कम 18 से 24 महीने लगेंगे, यानी रिपोर्ट संभवतः 2027 की शुरुआत तक आ सकती है। इसके बाद सरकार को सिफारिशों की समीक्षा, उन्हें लागू करने के लिए कम से कम 8 महीने चाहिए। अब आप इस चीज से समझ चुके होंगे कि हमें और इंतजार करना पड़ेगा। यानी 6वें वेतन का हाल देख लिया था, यानी 2006 से लागू था, 2006 में लगभग सितंबर में इसका शुरुआत हुई थी। तो आप समझ सकते हो ये लंबा जाएगा, ये बात पक्की है। कयास कितने भी लगाए जा सकें, 1 जनवरी 2026 से लागू करने की परिकल्पना तो की गई है, लेकिन यह असंभव प्रतीत होती है। अगर यही गति जारी रही तो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत और 2028 में लागू होंगी। हालांकि सरकार ने आयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रमुख नियुक्तियां नहीं की जाती और कर्मचारियों को केवल अटकलों पर ही निर्भर रहना होगा, ऐसे में जरूरी है कि कर्मचारी संगठन और हितधारक न केवल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, बल्कि अपेक्षाओं को भी व्यवहारिक दायरे में रखें। यानी क्या है, व्यवहारिक दायरे में रखें, यानी पहले तो सरकार पर दबाव बनाए, जैसे कि लगातार दबाव बनता जा रहा है, मानसून सत्र में फिर दबाव बनेगा। आपने देखा होगा हर एक संगठन इसके लिए अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि अपेक्षाओं को व्यवहारिक दायरे में रखें, यानी जो आप फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं व्यवहारिक रखें। अब व्यवहारिक कितना हो सकता है, 50% बढ़ोतरी हो सकती, नहीं हो सकती, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 2 यानी 2.12 तक जाएगा, इन्होंने कहा है। इसके व्यवहारिक बात कहिए, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यानी इसमें 30% से 40% के बीच में बढ़ोतरी की संभावना है। तो दोस्तों ये थी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर के। अब मैं सामने आपको दिखा रहा हूं पुलिस और फौजियों में बिल्कुल छीना झपटी है और फौजी बहुत आक्रोशित हैं अपनी मांगों को लेकर। और मांग क्या है कि फौजी के बेटे के साथ जो अन्याय हुआ है, अनहोनी हुई है, उसकी मांगों को लेकर, यानी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता है। यानी अब ये एक नया रूप है कि सीधा उन्होंने कहा हमें सीएम से मिलवा दो। Justice, come to your senses, come to your senses, come to your senses, come to your senses, stop, 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 stop. Give justice, give justice, give justice. Come to your senses, come to your... It will not be tolerated, it will not be tolerated, it will not be tolerated. Hooliganism will not be tolerated. It will not be tolerated. It will not be tolerated. Of Mother India, Jai Bharat Mata Ki. Jai, he lost, Zindabad, Murdabad. A soldier is here on the road yearning for justice. हमें धामी साहब से मिलना है और देहरादून के अंदर भूतपूर्व सैनिक कितने अपने जज्बात रोक नहीं पा रहे, सड़क पर उतरे, संघर्ष कर रहे हैं, सामने यदि बाधा आ रही है तो उसको पार करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने बोला हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करो, डंडा बरसाओ। और इसका वीडियो आपको जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार में या प्रजातंत्र में बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। आपको संगठित होकर सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको इतना त्याग करना होगा। आप ये सोचोगे कि हम घर में बैठे रहें और घर में ही सारे हम कमेंट्स पास करते रहें, एक दूसरे को बोलते रहें, ये सरकार कुछ नहीं देगी, कोई भी सरकार नहीं देती, ये तो बिल्कुल नहीं देगी। आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की आप समझ सकते हो कि आप तरीका आप सुनिए। उत्तराखंड में देहरादून में भूतपूर्व सैनिक
कितने आक्रोशित हैं और कितने उन्हें बिना भय के पुलिस सामने खड़ी है। हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी है, हजारों की संख्या में फौजी हैं, सामने पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन फौजी नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने कहा हम सीधे सीएम हाउस तक जाएंगे, रोक सको तो रोक लो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार अपना संघर्ष अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। और इसी तरह जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे हमारे पेंशन संबंधी मुद्दे हों, चाहे हमारे आर्थिक भेदभाव के मुद्दे हों, सामाजिक भेदभाव के मुद्दे हैं, हमें एकजुट होना होगा। ये समय की मांग है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आप भूल कर रहे हो ये सोच करके हमें क्या लेना, हमारा सब कुछ चल रहा है, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप ये वीडियो इस बात का उदाहरण है। अब मैं बात करूंगा स्टैंप ड्यूटी की। हाँ जी दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमें जिस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हैं या हाउस टैक्स है, इसमें स्टैंप ड्यूटी में हमें कुछ रियायत मिले। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर सो एंड सो नोएडा की तरफ से 28 जून 2018 को लेटर है और आप देख सकते हो यूपी गवर्नमेंट एग्जम्पशन ऑन स्टैंप ड्यूटी फॉर एक्स सर्विसमैन ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूड अप टू ₹20 लाख, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 20 लाख तक की प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी माफ करने का आदेश दिया। प्लीज रेफर गवर्नमेंट लेटर नंबर सो एंड सो 2018 का एच अबोव ऑर्डर देयर शैल बी एग्जम्पशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूड ऑफ अप टू ₹20 लाख एक्सेसमैन विडोज डिपेंडेंट्स एटसेट्रा इन केस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन 20 lakhs स्टैंप ड्यूटी विल बी एग्जम्प्टेड ऑन। उन्होंने कहा है जो 20 लाख से ऊपर ज्यादा होगी उसके ऊपर चार्जेस लगेगा, 20 लाख तक की मांग है। ये लेटर मैं 2018 का इसलिए रख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे भाई हैं, पता नहीं है, ये लेटर आपको चाहिए। मेरे सैनिक जीवन का एक पेज है, उस पर आपको मिल जाएगा, उसको आप देखिए जाके, सैनिक जीवन पेज मैं शेयर कर दूंगा, उसमें ये सारे लेटर आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हो और सुविधा का लाभ उठा सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।